देखिए, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र कक्षा 10 में, कक्षा 9 में भी है। और एक बहुत बेसिक प्रश्न है, इसको देखते हैं अपन। ये ऊपर पाचन तंत्र बना रखा है, नीचे श्वसन तंत्र बना रखा है। इसकी चित्रों की प्रैक्टिस कैसे करनी है ये मैं अभी आपको बता दूंगा। आप पहले तो ये दिमाग में रख लें कि पाचन तंत्र का परीक्षा में जो वर्णन है ना, बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। पाचन तंत्र का वर्णन अगर आता है तो इन 7 के बारे में जो है अपने को वर्णन करना होता है। ये प्रश्न जो बड़ा प्रश्न आता है ये टुकड़ों में आता है, 1 + 2 + 1 + 1 इस तरह से करके 5 नंबर बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब इसका जो वर्णन है वो 2 नंबर से ज़्यादा का नहीं होगा। अब जब 2 नंबर से ज़्यादा का नहीं होगा तो अपने को बहुत ज़्यादा डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। खास बात सबसे पहले लिखनी है। जब खास बात सबसे पहले लिखनी है तो किस तरह से इसको आसानी से याद किया जा सकता है। ये पाचन तंत्र का चित्र है, इसको मैं अभी बना के बताऊंगा। इस पाचन तंत्र के अंदर अपनी किताब में ये 7 भाग लिख रखे हैं, जिसको अपन ने एक ही साइड में नामांकित कर रखा है। मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। सबसे पहले तो ये नाम आप बहुत अच्छे से लिख लें, क्योंकि ये लिस्ट अगर नहीं बनेगी तो आप डिटेल करने में कंफ्यूजन हो जाएगा। इनका इसी क्रम से वर्णन करना है। सबसे पहले जैसे मुख की बात करते हैं, मुख की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ग्रसनी और ग्रास नाल में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। ग्रसनी कहां से कहां तक है और ग्रास नली कहां से कहां तक है, वो थोड़ा सा मैं जब डिटेल बताऊं तो आप खास ध्यान रखना। मुख की बात करते हैं, ये मुख होता है। अब इस मुख के अंदर आप किस किस चीजों का वर्णन कर सकते हो, तो जो मुख के अंदर अंग होते हैं उनका वर्णन करेंगे। अब मुख के अंदर कौन सा वर्णन होता है, जीभ और दांत। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जीभ और दांत तो होते ही हैं, तो आप जीभ के बारे में एक लाइन लिखिए, दांत के बारे में एक लाइन लिखिए, और इसमें अपन जो है 2 चीजें और जोड़ देते हैं। एक लार आती है और एक तालू। तालू मतलब ऊपर की छत और फर्श। अब आप जो वर्णन करोगे ना, मुख को यदि आप खोलते हो तो आप जो कुछ भी आपको दिखाई देता है उसी का ही वर्णन करना है। अपन इस वर्णन को समेटने के लिए, जल्दी करने के लिए 4 चीजों की बात करेंगे। आप दांत की बात करोगे, जीभ की बात करोगे, लार की बात करोगे और तालू की बात करोगे। ठीक है। अब इनके बारे में एक एक लाइन लिखोगे तब भी आपके जो है 4 लाइनें हो ही जाएगी इसके अंदर, है ना। इसलिए वर्णन आसानी से याद हो जाएगा। क्या लिखना है सुने, तालू लिख देना। मनुष्य के मुख के अंदर, या मुख गुहा बोलो आप, मुख गुहा के अंदर जो है ऊपर की तरफ तालू पाई जाती है, जिसे कठोर तालू कहते हैं, क्योंकि वो हार्ड होती है। नीचे की तरफ जो फर्श होता है वो कोमल तालू होती है। ये खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद में लार, आप जानते हो, जैसे ही मुख में भोजन आता है तो मुख में लार ग्रंथियां लार स्रावित करती है। और वो लार क्या करती है ये खास तौर से आप ध्यान रखोगे, क्योंकि इसको अलग से भी पूछा जाता है। वो लार भोजन को लसलसा और चिकना बना देती है, जिससे वो भोजन फिसलता हुआ आराम से अंदर चला जाता है। अंदर का मतलब कहाँ जाएगा, ग्रास नली। फिसलता हुआ ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नली में चला जाएगा और आगे जो जो भी अंग आ रहे हैं उसमें चला जाएगा। तो आप लार के बारे में लिख लोगे। लार स्रावित होती है, भोजन को लसलसा बनाती है। और इस लार का एक इंपॉर्टेंट काम है, अगर पाचन समझा रहे हो आप तो आपको ये समझाना पड़ेगा कि कौन से अंग में उस भोजन में क्या परिवर्तन हुआ, उसी को ही पाचन कहते हैं। तो मुख में क्या होता है कि ये लार के अंदर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। अब ये स्टार्च कहां से आया, स्टार्च तो भोजन में था, स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। तो लार के बारे में आप स्टार्च को शर्करा में बदलता है ये याद रखेंगे। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। कौन सा एंजाइम, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। 1 नंबर का सीधा प्रश्न भी पूछते हैं। जीभ के बारे में आप क्या लिख सकते हो, एक होती है, कोमल होती है, स्वाद का ज्ञान कराती है,
स्वाद का स्वाद का ज्ञान कराती है। अब स्वाद का ज्ञान कराती है तो कौन से स्वाद का? जितने भी स्वाद होते हैं। अब कौन से स्वाद होते हैं? मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा। ये डिटेल आप अपनी बढ़ा सकते हो। तो जिसकी लिखने की स्पीड अच्छी है वो अच्छा मैटर लिखेगा। स्पीड अगर कम है, टाइम अगर कम है, तो आपको इतना भी नहीं लिखना है। एक जीभ होती है, कोमल होती है और स्वाद का ज्ञान कराती है, और आप आगे लिखना चालू कर दो, है ना? ये होता है। फिर उसके बाद में दांत के बारे में। अब दांत 4 तरह के होते हैं। अब कृतंक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। अब कृतंक कुतरने वाले, रदनक चीरने फाड़ने वाले, और अग्र चवर्णक चबाने वाले, और पश्च चवर्णक वो भी चबाने वाले। ये दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं। मुख का वर्णन करने के बाद आ जाओ आप ग्रसनी। अब ग्रसनी के अंदर क्या है? ग्रसनी कहां से स्टार्ट होती है और कहां खत्म होती है, ये अच्छे तरीके से इसलिए पढ़ना है क्योंकि ग्रसनी के बाद अपन श्वसन तंत्र में भी करेंगे। इसमें करेंगे हाँ, ये श्वसन तंत्र में ग्रसनी श्वसन तंत्र का भी भाग होती है और पाचन तंत्र का भी भाग होती है। अब ग्रसनी कहां से स्टार्ट होती है? जहां मुख गुहा खत्म होती है, जहां मुख गुहा खत्म होती है। और उसके बाद में यह आगे नली 2 भागों में विभाजित हो जाती है। होती है 2 भागों में। एक तरफ तो श्वास नली हो जाती है, एक तरफ अपनी ग्रास नली हो जाती है। तो जहां से इनका विभाजन होता है उससे ऊपर विभाजन होता है। नहीं, डॉट लगा रखा है मैंने, यहाँ पे एक डॉट लगा रखा है। तो ये जो पोर्शन है डॉट लगा रखा है, इसी को आप ग्रसनी कहोगे, ताकि आपको ये ध्यान रहेगा कि ग्रसनी के बाद में क्या आएगी? ग्रास नली। ग्रास नली तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी नली जिसमें ग्रास आएगा, भोजन का टुकड़ा, ग्रास। ठीक है ना? तो वो ग्रास नली होगी। अब इस ग्रसनी के बारे में तो अच्छा, इन सभी अंगों के बारे में आप पोजीशन लिख देना तो एक लाइन बन जाएगी। पोजीशन मैंने आपको पढ़ा रखा है। पोजीशन का मतलब वो उसके आगे वो किस में खुलेगी और वो पहले कहां से आ रही है, पहले कहां से आ रही। तो आप इसके बारे में, ग्रसनी के बारे में अगर अपन पोजीशन की बात करना चाहें तो आप क्या लिखोगे कि इसमें ये ग्रसनी मुख गुहा से प्रारंभ होती। कहां से? मुख गुहा से प्रारंभ होती है और कहां खुलती है? ग्रास नली में। अब ग्रास नली का जब आप वर्णन करोगे तो ये लंबी नलीनुमा संरचना होती है। नलीनुमा ही दिख रही है। इस नलीनुमा संरचना में कोई विशेष पाचन की क्रिया नहीं होती है, केवल भोजन ग्रसनी से होता हुआ कहां आ जाता है? आमाशय में आ जाता है। ग्रसनी का वर्णन करने के लिए एक लाइन अवश्य आप लिखना कि इसके अंदर क्रमाकुंचन की गति पाई जाती है। कौन सी गति? क्रमाकुंचन की गति पाई जाती है। तो उस क्रमाकुंचन की गति की वजह से वो भोजन जो है फिसलता हुआ नीचे आ जाता है। नीचे कहां? आमाशय में आ जाता है। और श्लेष्मा ग्रंथियां सब जगह पाई जाती है, ये ध्यान रखना। श्लेष्मा ग्रंथियां तो लगभग पूरी नली में होगी, सारे अंगों में श्लेष्मा ग्रंथियां क्यों होगी? क्योंकि श्लेष्मा तो एक फिसलता हुआ भोजन आगे बढ़े उसके लिए काम करता है। तो वो वाला काम तो सभी जगह होगा, वो वाला काम तो सभी जगह होगा। इसलिए ये लाइन भी कॉमन है कि श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। वो श्लेष्मा ग्रंथियां श्लेष्मा का स्राव करती है और उस श्लेष्मा की कारण जो है भोजन फिसलता हुआ आगे बढ़ता है। तो ये लाइन एक कॉमन लाइन है, समझ गए ना? तो ये लाइन अपन एक तो ग्रास नली में श्लेष्मा वाला लिख देंगे और एक आप क्रमाकुंचन की गति लिख देना, जिससे जो है भोजन आमाशय में आता है। अब आप आमाशय का जो वर्णन करोगे ना, तो आमाशय का वर्णन एक तो बाहर वाला वर्णन करना और एक अंदर कौन सी क्रिया होती है वो वाला वर्णन करना। बाहर वाला वर्णन तो पोजीशन का ही करोगे कि इस आमाशय में एक तरफ तो जो है ग्रास नली खुलती है और यह आमाशय पीछे की तरफ जो है छोटी हाथ में खुलता है। बोल दिया, छोटी हाथ में खुलता है। अब ये थैले नुमा संरचना होती है, यहाँ भोजन इकट्ठा होता है, ऑब्वियसली भोजन इकट्ठा होगा। क्यों भैया? एक बार में आप जो भी भोजन जिमोगे वो सारा का सारा भोजन एक साथ तो पचेगा नहीं, वो धीरे धीरे पचता रहेगा। उससे पहले किसी जगह पे स्टोर होना जरूरी है। तो यहाँ भोजन का संग्रह होता है। मैंने आपको बताया था जब मैं मूत्रा से पढ़ाऊंगा आप बोलना यहाँ मूत्र का संग्रह होता है। जब मैं आमा से पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ
भोजन का संग्रह होता है। जब मैं शुक्राशय पढ़ूंगा तो आप बोलना कि यहाँ शुक्राणु का संग्रह होता है। बात समझ में आ रही है? शुक्राशय, आमाशय, मूत्राशय, आशय, क्या बोल रहा हूं मैं? आशय मतलब एक ऐसा चेंबर है, ऐसा एक बॉक्स है, एक थैलेनुमा संरचना है जिसमें थोड़े समय के लिए संग्रह का कार्य किया जाता है। तो यह आमाशय है, तो वो भोजन यहाँ पे संग्रह किया जाता है। ये बाहर वाला वर्णन आप जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो, आपकी बुक्स में, आपके नोट्स में है। मैं खास चीजें बता रहा हूं। ये बाहर वाला वर्णन करने के बाद आप जो खास ध्यान रखोगे वो है पेप्सिन और रेनिन और HCl। तीन चीजों के नाम आपको बताने हैं, क्योंकि ये तीन का कार्य आप हार्मोन है। ये HCl तो अम्ल है, HCl क्या है? अम्ल है। और पेप्सिन और रेनिन यहाँ पे हार्मोन स्रावित होते हैं। यह जब आपको अच्छी तरह से याद होगा, इनके कार्य याद होगा, तो उससे पाचन याद होना कहते हैं। जब आमाशय में अगर पाचन पूछा जाता है तो आपको लिखना ही यही है कि इसके अंदर देखो, इसकी शुरुआत कैसे करोगे आप? पहले तो बाहर वाला वर्णन कर देना। बाहर वाला वर्णन थैलेनुमा संरचना होती है, इसका कनेक्शन बता देना, ठीक है? और भोजन संग्रह, इसका कार्य बता देना। जब यह बता दोगे तो बोलना कि इसके अंदर एक विशेष प्रकार की जठर ग्रंथियां पाई जाती है जो जठर रस स्रावित करती है। क्या बोल रहे हो? जठर ग्रंथियां पाई जाती है जो जठर रस स्रावित करती है। उस जठर रस के अंदर ये तीन नाम बताना। HCl भी होता है, रेनिन भी होता है और पेप्सिन भी होता है। ये तीन नाम बताना। अब तीनों के बारे में एक एक लाइन आपको, कम से कम एक एक लाइन लिखनी है, आपका वर्णन एकदम सही हो जाएगा। अब अम्ल, HCl तो अम्ल होता है, तो इसका ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा। भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भोजन को ये अम्लीय माध्यम प्रदान कर रहा है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों अम्लीय माध्यम प्रदान कर रहा है? ये अम्लीय माध्यम इसलिए प्रदान कर रहा है ताकि ये पेप्सिन और रेनिन जो है ना, ये सक्रिय हो जाए। यह क्योंकि जब आमाशय में भोजन आता है तभी ये सक्रिय होंगे। भोजन नहीं आता है तो फिर सक्रिय भी नहीं होंगे। तो भोजन आ गया, भोजन आने के पश्चात जो है ये दो हार्मोन को जगाया जाता है कि भाई काम करो, सक्रिय होते हैं। अब पेप्सिन और रेनिन क्या करते हैं, जो समझ में आ रहा होगा आपको, ये आपको याद करना है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है और उसको पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक उसी तरह से जैसे आपने यहाँ पे मुख में बोला था कि ये टाइलिन एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। अब आप पेप्सिन अगर बोल पा रहे हो तो मुझे लग रहा है रेनिन बोल पाओगे। रेनिन के बारे में क्या बोलोगे? पेराकेसिन में बदल देता है। रेनिन केसिन को पेराकेसिन में बदल देता है और इस तरह की समीकरण डाल देना। तो मैं इस आमाशय के अंदर आपको तीन बातें लिखने के लिए कह रहा हूं। किताब के अंदर लंबी चौड़ी लिस्ट बनी हुई है, बहुत सारी लिस्ट बनी हुई है, लेकिन मैं आपको मिनिमम फटाफट उसका आंसर 2-2.5 नंबर का कैसे कंप्लीट होगा तो आप उसकी तैयारी करें। 2 पैराग्राफ बनाएंगे, बाहर वाला लक्षण अलग एक पैराग्राफ बना देना और एक अंदर कौन कौन सी क्रिया होती है जिसका बना देना। क्रिया कैसे होती है उसका मैं फिर से वर्णन बोल रहा हूँ। आमाशय के अंदर जठर रस स्रावित होता है, उस जठर रस के अंदर HCl होता है और पेप्सिन और रेनिन, हाँ, और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्टाइड में बदल देता है। रेनिन केसिन का पाचन करता है, पेराकेसिन में बदल देता है और HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। HCl का वैसे बहुत सारे कार्य हैं। आमाशय के अंदर जठर रस में जो HCl आता है वो अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। एक प्रश्न अलग से है कि आमाशय के अंदर जो अम्ल आता है उसके क्या कार्य हैं, उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है। यहाँ तो अपन सिंपल एक बात बोल रहे हैं कि वो अम्लीय माध्यम प्रदान करता है ताकि वो जो हार्मोन्स हैं वो सक्रिय हो जाए, जो एंजाइम्स हैं वो सक्रिय हो जाए, ठीक है ना। और भी इसके कार्य हैं, ये भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन के साथ जो जीवाणु आते हैं उनको भी नष्ट करता है। 2 चीजें और, अगर आपके पास समय है, लिखने की स्पीड बहुत अच्छी है तो वो बच्चा अच्छा मैटर लिखेगा, ज्यादा बातें लिख पाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अलग से देखना, HCl वाला, और वो वाला मैटर भी आप यहां डाल सकते हो यदि आपके पास समय है तो। आगे चलें। अब आप आगे चलोगे तो आमाशय के बाद में छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इस छोटी आंत के अंदर भी अलग अलग भाग कर रखे हैं।
इसके अंदर ये एक यू वाला भाग दिख रहा होगा आपको, है ना, ऐसे ऐसे घुमा वाला भाग, इसको ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहणी। इस ग्रहणी के अंदर जो आप वर्णन करोगे वो वर्णन इनकी ग्रंथियों से संबंधित है, क्योंकि एक ग्रंथि तो इस यू के अंदर बनी हुई है, एक ग्रंथि बाहर बनी हुई है। मैंने इस चित्र के इधर के साइड में तीनों ही ग्रंथियां को नाम लिख रखे हैं, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तो लार ग्रंथि ने तो आपने बता दिया था कि लार स्रावित होती है, बता दिया था, इसकी बात अपन कर चुके हैं। अगर इन दो ग्रंथियों की बात करोगे तो एक तरफ तो जो है यकृत ग्रंथि होती है और एक तरफ अग्नाशय ग्रंथि होती है। ये दोनों ग्रंथियां कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है? तो ये आप हार्मोन, इसके अंदर एक पित्ताशय पाया जाता है जो पित्त रस स्रावित करता है, और पित्त रस के जो है हार्मोन आपको याद रखने हैं, और वो क्या कार्य करेंगे वो आपको अलग से उसमें 2 लाइन लिखनी है। अब ये क्षुद्रांत जो है, इसके अंदर ये छोटी आंत कहते हैं इसको। अब छोटी आंत के अंदर एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। आप 3 चीजें तो यहां याद रख रहे हो, 3 चीजें आप यहां याद रखना। किताब में लिस्ट लंबी है, उस पूरी लिस्ट पे बाद में जाना। अभी आप बहुत सीधा सा याद रखो, मुख में सर ने एक एंजाइम बताया था टाइलिन, उसके बाद में आमा सर ने बताया था 3 एंजाइम बताए, एक तो HCl हो गया और 2 पेप्सिन रेनिन हो गया। ठीक है, आप इतना सा लिखें। उसके बाद में छोटी आंत की अगर बात करें तो छोटी आंत में एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये आप याद करेंगे। और ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म डाल रखी है, इस शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म करना आप शायद आपको आता होगा। ये शर्करा को एमिलेज माल्टोज में बदल देता है, SAM लिख रखा है मैंने, लिख रखा है ना, इस पैटर्न से आप पढ़ लेना, है ना। ये प्रोटीन को जो है पेप्टोन्स में बदल देता है, कौन बदलता है? ट्रिप्सिन। तो जब एक बार पढ़ोगे आप तो इससे आपको जो है ये एमिलेज क्या करता है, तो ये रहा ए, ये एमिलेज ए, ये रहा। तो अब आप इधर एस है उधर एम है, अब आपने पहले से पढ़ रखा होगा तो इनकी फुल फॉर्म याद आ जाएगी कि वो सुक्रोज को जो है माल्टोज में बदलता है। तो इस तरह से मैं आपको फिलहाल 3 एंजाइम याद करने के लिए कह रहा हूं, और इन 3 एंजाइम ये कौन सा किसको किस में बदलता है इसको याद रखना। ठीक है, इस अब ये क्या हो गया? छोटी आंत के बारे में आपने बोल दिया। छोटी आंत की लंबाई जो है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, लगभग 8 मीटर के लगभग इसकी लंबाई होती है। पूरी जो आहार नाल होती है उसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। पूरी जो आहार नाल है ना, ये अपन ने शुरुआत में लिखा था यहाँ, 8 से 10 मीटर के लगभग लंबाई होती है, लेकिन उसमें भी एक क्षुद्रांत की लंबाई ज्यादा होती है इस पूरी लंबाई के अंदर, अगर पर्टिकुलर देखें अपन तो। उसके बाद में बड़ी आंत आ गई। अब बड़ी आंत मोटाई में ज्यादा है, बड़ी आंत मोटाई में ज्यादा है, ये जरूर ध्यान रखें। अब ये मोटाई में बड़ी आंत होती है। अब बड़ी आंत का वर्णन जैसे ही आता है, उससे पहले आप छोटी आंत का और देखें। छोटी आंत में पाचन की क्रिया तो होती ही है, वहां अवशोषण की क्रिया भी होती है। क्या होती है? अब अवशोषण की क्रिया के अंदर यहां मैंने एक चित्र बना रखा है, ये मैं चित्र ढंग से इसमें दिख नहीं रहा है, मैं बना देता हूं आपके चौक से और बना देता हूं। देखो, ये छोटी आंत के अंदर पाचन समझाओगे और अवशोषण समझाओगे, खास ध्यान रखना। अब पाचन आप समझाओगे तब तो आपने एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम के बारे में लिखोगे, यही लिखोगे ना। अब ये एमिलेज किसको किस में बदलता है, ट्रिप्सिन किसको किस में बदलता है, और लाइपेज किसको किस में बदलता है। तो ये एमिलेज किसको किस में बदलता है, ये सुक्रोज को माल्टोज में, मैं शॉर्ट में डाल रहा हूं जल्दी करने के लिए, सुक्रोज को माल्टोज में बदलता है। आप इस परीक्षा में ऐसे शॉर्ट में मत डालना, पूरा नाम लिखना, ठीक है। और ये उसके बाद में ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन में मैंने दोनों तरफ पी लिख रखा है, ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। और लाइपेज वाला जो एंजाइम होता है, ये लाइपेज क्या करता है, ये लिपिड्स को ग्लूकोज में बदल देता है, ये लिपिड्स को ग्लूकोज में बदल देता है। ये थोड़ा सा याद रखोगे, इतने में आपके पाचन हो जाएगा। अब यहाँ पाचन के साथ साथ में अवशोषण भी होता है,
अवशोषण का वर्णन याद करना बहुत आसान है। एक चित्र और बनाना, जैसे ही अवशोषण अगर आपको समझाने की जरूरत पड़ रही है तो एक चित्र और बनाओ, और बहुत फटाफट बनना चाहिए। जैसे ये बनाया आपने, ऐसे एक ये नली बना रहे हैं अंदर, नली कौन सी, छोटियां, ये बना दिया, और इसके अंदर आप इस तरह का ये बना, ये बना दिया। ये बनाने के बाद में आप यहां पे ऐसे ऐसे ब्रश बॉर्डर इस तरह की संरचनाएं बना दिया। अब आप ये चित्र बनाकर अवशोषण में क्या समझाना चाह रहे हो? अवशोषण में हम पहले तो क्षुद्रांत की नली अंदर से कैसी होती है वो बोलेंगे, ठीक है। अब क्षुद्रांत की नली अंदर से इस प्रकार से वलन पाए जाते हैं, इस प्रकार से वलन पाए जाते हैं, और इन वलनों के अंदर, इन प्रत्येक वलन पे अंदर छोटे छोटे से ब्रशनुमा संरचनाएं और होती, सूक्ष्मांकुर कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? सूक्ष्मांकुर। सूक्ष्मांकुर। अब इसकी बात अपन ने क्यों करी? इसकी बात इसलिए करी ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह की संरचना अगर अंदर होगी तो अवशोषण सतह का क्षेत्रफल कई गुना बढ़ जाएगा। अवशोषण सतह का क्षेत्रफल कई गुना बढ़ जाएगा। आपको पता होगा वो पोतने के लिए, वार्निश से पोतने के लिए ब्रश पर बहुत सारे बाल होते हैं। अब ब्रश पर अगर बहुत सारे बाल होते हैं तो जैसे ही उसको वार्निश के डिब्बे में डुबोते हैं ना, तो वो जो वार्निश की मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है, ब्रश के साथ में आती है, ठीक है ना। तो वो का वही सिस्टम आपको यहां लग रहा होगा। इस पूरी दीवार के अंदर इतने सारे तो ये वलन है, इस वलन पे और छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर हैं। अब अगर पचा हुआ भोजन अगर अंदर होगा तो फिर ये बहुत ज्यादा क्षेत्रफल अवशोषण वाला बनेगा। यही बात समझाने के लिए आप ये चित्र बना दो और फिर ये बोल देना कि पचा हुआ भोजन इनसे अवशोषित हो जाता है, अवशोषित होने के बाद में वो ब्लड में जाएगा, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। जब मैं आपको श्वसन तंत्र पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको यही कहूंगा कि फेफड़ों के अंदर जब ऑक्सीजन आ जाती है तो फिर वहां से वो ब्लड में जाती है, क्योंकि ब्लड ही वो माध्यम है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों के परिवहन में सहयोग करता है हमारे शरीर में। चाहे श्वसन तंत्र के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करना हो, चाहे भोजन के अंदर जो है पोषक तत्वों का परिवहन करना हो, या हमारे शरीर के अंदर किसी अपशिष्ट पदार्थ का परिवहन करना हो, ठीक है। तो ये चित्र और ये दो छोटे, एक तो ये फॉर्मूला और एक ये चित्र अगर आपके अवशोषण वाले क्षुद्रांत वाले में बन जाए, जैसे आपने लिख रखा क्षुद्रांत में पाचन, और ये बन जाए तो फिर 8-10 लाइनें तो बन गई ना, 3-4 लाइनें तो इसकी हो गई। ये इसमें बदलता है, इसमें बदलता है, इसमें बदलता है लिखोगे, 3 हार्मोन के नाम लिखोगे और इसकी संरचना के अंदर 2-3 लाइनें फिर गई और अवशोषण सतह बढ़ जाती है। इसका एंड कैसे करोगे? पचा हुआ भोजन इन वलयों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, सूक्ष्मांकों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ब्लड में चला जाता है, रक्त में चला जाता है, और रक्त इसको जो है पूरे शरीर में की प्रत्येक कोशिका के अंदर इसको भेज देता है। इसको स्वांगीकरण की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको स्वांगीकरण की क्रिया कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। अब आ रहा है इसका अंतिम पोर्शन, इसको क्या नाम है भैया? मलद्वार। तो ये नीचे है बड़ी आंत। अब बड़ी आंत जो है लगभग यहाँ पर पाचन कंप्लीट हो गया है। क्यों? क्योंकि पाचन कंप्लीट हो गया तभी तो अपन ने अवशोषण किया था ना। यहाँ पे भोजन जितना पचना था जो पच गया, अधिकांश भोजन का पाचन हो जाता है। और यहाँ पे बिना पचा हुआ भोजन आगे खिसकता है। एक तो इसकी दीवार के बारे में लिख देना है, दीवार मोटी होती है, तभी इसी से ही पहचानते हैं कि कहाँ से ये चालू हुआ। मोटी जहां से दीवार चालू होती है वहीं पे जो है बड़ी आंत प्रारंभ होती है। बड़ी आंत का वर्णन जब आप करोगे तो उसके अंदर आप 3 बातें लिखना। नंबर 1, ये छोटी सी जो ये नली नजर आ रही है यहाँ पे, छोटी सी छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलने वाले स्थान पर ये छोटी सी जो नली नजर आ रही है इसको बोलते हैं परिशेषिका, है ना, अपेंडिक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। इंग्लिश में इसको अपेंडिक्स बोलते हैं, परिशेषिका इसका नाम है। तो आप इसके बारे में भी 2 लाइन लिखें। परिशेषिका पाई जाती है, छोटी सी होती है, ये लिखें।
और इसके अंदर भी विशेष प्रकार के पदार्थ, विशेष प्रकार के हार्मोन्स, एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं। लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। एक सामान्य नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं, जो अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है परीक्षा में, वो ये कि जो दूसरे मांसाहारी जो प्राणी होते हैं उनके अंदर ये बहुत ज्यादा विकसित होती है ना, क्योंकि वो जो भोजन करते हैं उनके अंदर जीवाणुओं को नष्ट करने की ज्यादा आवश्यकता होती है ना, तो उनमें वो ज्यादा विकसित होती है। और ये अपने क्या कि मनुष्य के अंदर ये पहले कभी विकसित रही होगी और अभी ये बहुत ज्यादा विकसित नहीं है। तो आप नाम लिख देना और कार्य लिख देना। अब आगे चलेंगे तो मोटाई लिख देना, है ना। बहुत सारे बच्चे इसका अलग से चित्र बनाते हैं, जब आप बड़ी आंत का वर्णन कर रहे हो तो इसका अलग से चित्र बनाते हैं, और इसको भी 3 भाग करते हैं। जो भाग ऊपर जा रहा है आरोही, इस तरह से जा रहा है अनुप्रस्थ, और नीचे जा रहा है अवरोही। ये मुख्य रूप से 3 भाग इसके होते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी लिखने की स्पीड कैसी है, आपकी ड्राइंग फास्ट है और आपके पास समय है। तो आप एक वर्णन करते करते बीच में ही जल्दी से एक चित्र बना दिया और फिर उसको डिटेल आप करोगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। ये मैं कहूँगा नहीं कि आपको लिखना ही है, करना ही है ना। ये आपके समय किस तरह का है आपके पास, उस हिसाब से आप करना। तो ये करने के बाद आप एक लाइन वो लिखोगे जो मैं 2 बार बोल चुका हूँ पहले। कौन सी लाइन? अधिकांश पाचन तो पहले ही हो चुका होता है और अपचित भोजन इसके अंदर आता है। फिर भी यहाँ एक चीज का और आप अवशोषण समझाना, वो है जल। क्या है? जल। जल इस भाग के अंदर उस मल के साथ में जो, या बिना पचा हुआ भोजन बोलेंगे अपन, क्योंकि मल तो वो अंतिम में बनेगा, अंतिम में मल बन जाएगा। तो बिना पचा हुआ भोजन जो होता है वहां से जल अवशोषण का कार्य मुख्य रूप से किया जाता है। उसे अर्ध ठोस रूप में जो है यहाँ पे वो मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, और मलाशय के अंदर और उसके द्वार के वहां पे 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती है ना। 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती है जो अपने संकुचन की क्रिया के द्वारा जो है उस द्वार को खोलती है और बंद करती है, और उस संकुचन की प्रक्रिया के द्वारा जो है वो मल बाहर त्याग दिया जाता है। इस पूरे वर्णन के अंदर 2 जगह अच्छा खासा मैटर आपको लिखना है, एक तो आमाशय में और एक क्षुद्रांत में। बाकी तो कोई खास वर्णन नहीं है। आमाशय के अंदर वर्णन में ये 3 हार्मोन्स याद कर लेना, बाकी बाहर वाला पोर्शन है ना। इसमें भी आमाशय का वर्णन करते समय बच्चे अलग से केवल आमाशय बना देते हैं, है ना। अब इस तरह का स्पीड वाला मैटर है, ये अच्छी तरह से स्पीड हो आपकी तो आमाशय अलग से बनाओ। और ये क्षुद्रांत के अंदर मैं 2 चित्र बनाने की कह रहा हूं। 2 चित्र मतलब एक में तो हो जाएगा समीकरण, और एक के अंदर ये चित्र बनाना तो आपको 5-7 लाइनें और याद आ जाएगी, अपने आप ही आ जाएगी ना। तो आप चित्रों की मदद इस तरह से लेंगे। ये आपके कंप्लीट पाचन तंत्र हो गया। इसके चित्र की प्रैक्टिस आप करोगे, ठीक है।